गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी गृह विज्ञान की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, ई लर्निंग की क्लास में बढ़ते हुए आगे हम अगली पायदान पे पहुँच चुके हैं और अगला पाठ है हमारा पाठ 2, जिसका शीर्षक है आय, व्यय और बचत। इस अध्याय में जो 2 घटक दिए गए हैं, आय और व्यय, तो हम पहले आय का अर्थ और उसकी परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। आय क्या है? एक निश्चित अवधि में, जैसे हम एक मंथली इनकम को देखते हैं, तो एक निश्चित अवधि में प्राप्त की गई वो राशि है जो हमारे कार्य के फलस्वरूप हमें प्राप्त होती है, जो हमें वेतन के रूप में मिल सकती है या कुछ सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है। इसकी परिभाषा दी है प्रोफेसर ग्रॉस और क्रैंडल ने। इन्होंने कहा है कि पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। क्या समझ में आता है इसका अर्थ? कि आय हमें मुद्रा के रूप में यानी पैसों के रूप में प्राप्त हो सकती है, वस्तुओं किसी सामान के द्वारा प्राप्त हो सकती है, चाहे वो हमें उपहार में मिला हो, सेवाओं के द्वारा सेवा या सुविधा के रूप में हमें प्राप्त हो सकती है, और इन सब से प्राप्त आय के द्वारा जो भी हम अपने परिवार की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं इस आय के द्वारा, तो उससे प्राप्त जो हमें संतोष मिलता है, तो वो सारी चीज़ें मिल कर के ही आय की परिभाषा को स्पष्ट करती हैं। जो भी आय हमारे परिवार को प्राप्त होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली है जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष आय और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय वो आय होती है जो कि हमें वेतन या व्यापार से प्राप्त होने वाली आय होती है। जैसे कि हम कहीं काम कर रहे हैं, किसी संस्था में, किसी कार्यालय में, सरकारी हो गैर सरकारी हो, उसमें कार्य करने के फलस्वरूप या जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे जो हमें आय प्राप्त होती है वो मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, इसे हम प्रत्यक्ष आय कहते हैं। दूसरी आय होती है अप्रत्यक्ष आय, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। ये आय हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त नहीं होती है। किस तरह से प्राप्त होती है? ये हमें निःशुल्क सुविधाओं के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे जिस कार्यालय में या जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं, वहाँ हमें घर के किराए के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं, या बच्चों की फ़ीस नहीं देनी पड़ रही है, या हमें आने जाने के साधन पर व्यय करना पड़ रहा है। तो ये जो सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, इन्हें हम कहते हैं अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय में एक और हमें फ़ायदा होता है कि इस आय पर हमें टैक्स नहीं देना होता। ये सुविधाएं हमें प्राप्त होती है, इस पर हमें व्यय भी नहीं करना पड़ता और इस आय पर हमें कर भी नहीं देना पड़ता। तो 2 प्रकार की आय आपने आज समझी, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें आय किन किन साधनों के द्वारा किन किन तरीकों से प्राप्त होती है। पहला, वेतन, सैलरी। जैसे अगर हम किसी संस्थान में काम कर रहे हैं तो उस संस्थान पे ज़्यादातर हमें हर महीने के अंत में वेतन प्राप्त हो जाता है, तो इसे हम वेतन कहते हैं। दूसरा आय का स्रोत है मजदूरी। मजदूरी वो आय है जो कि हमें प्रतिदिन किए गए श्रम के फलस्वरूप प्राप्त होती है। एक दिन के किए गए श्रम के बाद जो हमें पैसे प्राप्त होते हैं उसे हम मजदूरी कहते हैं। तीसरा स्रोत है पेंशन। हमारे कार्य करने की सेवानिवृत्ति के बाद जो पैसे हमें मिलते हैं सरकार के द्वारा, उसे हम पेंशन कहते हैं। ये भी महीने के अंत में हमें प्राप्त होते हैं। चौथी आय का स्रोत है व्यवसाय। जो भी हम बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस से हमें जो पैसे प्राप्त होते हैं वो भी हमारे लिए परिवार के आय में वृद्धि करते हैं।
इसके बाद अगला आता है घरेलू उद्योग। विभिन्न शहरों में अलग अलग तरीके के छोटे उद्योग लगाए जाते हैं जिससे कि हमें आय प्राप्त होती है। कुछ उद्योग तो घर की गृहिणियाँ ही मिल कर के चला देती हैं। इसके बाद है कृषि कार्य। आप सभी इससे अवगत हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेती पर निर्भर करते हैं। तो कृषि कार्य के फलस्वरूप जो भी हमें आय प्राप्त होती है उसे हम कृषि कार्य से प्राप्त आय कहते हैं। इसके बाद है पशुपालन। पशुपालन भी हमारे आय का एक मुख्य स्रोत है। हम पशुओं को से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का उपयोग करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं, जैसे पशुओं से प्राप्त दूध है, ऊन है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन के द्वारा भी हम अपनी आय में वृद्धि करते हैं। अगला स्रोत है ब्याज। जब हम पैसों को कहीं इन्वेस्ट करते हैं बैंक में या अन्य जगहों पे, तो उनसे प्राप्त ब्याज भी हमारे आय का स्रोत होती है। अगला पॉइंट है उपहार। अगर किसी ने हमें कोई भी वस्तु उपहार में भेंट की है तो वो उस वस्तु के लिए हमें अनावश्यक व्यय नहीं करना पड़ता, तो ये भी हमारी आय हो जाती है। या कोई ऐसी चीज़ दी है जो कि हमारी आय की वृद्धि में, जैसे किसी ने अगर हमें सिविंग मशीन ही दे दी तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सिलाई करके और पैसे कमा सकते हैं। तो उपहार में हमें मशीन भी मिल गई और उस मशीन पर तो हमने व्यय किया नहीं और इससे हम और पैसे भी ला सकते हैं। इसके बाद है विविध कौशल। यदि परिवार में किसी सदस्य के पास अलग अलग कौशल हैं तो उनके द्वारा भी वो आय बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार आय को भी हम पूरी तरह तभी समझ सकते हैं जब हम व्यय के अर्थ और उसकी परिभाषा से परिचित हो जाते हैं। तो व्यय क्या है? व्यय की परिभाषा दी गई है कि एक निश्चित अवधि में अर्जित आय के उस भाग या अंश को पारिवारिक व्यय कहा जाता है जो परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय किया जाता है। क्योंकि निश्चित अवधि के लिए ही हमें आय मिल रही है तो व्यय भी हम निश्चित अवधि के लिए ही कर रहे हैं। तो उससे हमारे परिवार के विभिन्न सदस्यों की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो हम खर्च करते हैं वही हमारा व्यय है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे हमने आवश्यकता को अंडरलाइन किया है, इसलिए कि आवश्यकताओं को भी हमने उनकी प्राथमिकता के क्रम में विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया है। यह है आवश्यकता के प्रकार। पहला प्रकार है अनिवार्य आवश्यकताएं। जो आवश्यकताएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं उन्हें हम कहते हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं, जैसे भोजन है, आवास है, शिक्षा है, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। तो इन्हें हम बोलते हैं अनिवार्य आवश्यकताएं। दूसरा है विलासात्मक आवश्यकताएं। ऐसी आवश्यकताएं जिन पर यदि आवश्यकता हो, बचत हो तो ही हम उस पर खर्च करें, अन्यथा उन पर खर्च करके ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तीसरी है आरामदायक आवश्यकताएं। वो आवश्यकताएं जो हमें आराम देती हैं, वो विलासात्मक नहीं है, यहाँ दोनों में अंतर है। आरामदायक वो हैं कि जैसे अगर हमारे पास पंखा है तो हम उसकी जगह कूलर भी ले सकते हैं और एसी भी ले सकते हैं, लेकिन आराम हमें कूलर में भी मिल जाएगा। एसी हमारे लिए विलास की लग्जरी आइटम हो जाएगी, लेकिन जो हमें कंफर्ट पहुंचा रही है वो कूलर भी हमारे लिए कर सकता है। तो इन दोनों आवश्यकताओं को देखते हुए, अपनी आय को देखते हुए, बचत को देखते हुए, इन आवश्यकताओं को उनके प्राथमिकता के क्रम में रखते हुए ही बजट बना करके खर्च करना चाहिए। आते हैं व्यय के प्रकार पर। जिस प्रकार आय दो प्रकार की होती है उसी प्रकार व्यय को भी हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला व्यय है निश्चित व्यय। निश्चित जो कि फिक्स है, जिसको कि हम फ्लेक्सिबिलिटी में छोड़ नहीं सकते, उन्हें हमें व्यय करना ही है। जैसे भोजन पर हमें खर्च करना ही है हर महीने, स्कूल की फ़ीस
देनी ही है, मकान का किराया देना ही है, दवाएं जो आनी हैं उन पर हमें खर्च करना ही है। तो जिन खर्च को हम नहीं छोड़ सकते और उन्हें हमें करना ही है, उन्हें हम कहते हैं निश्चित व्यय। दूसरा है अर्ध निश्चित व्यय, जिन्हें हम चाहें तो कर सकते हैं और नहीं चाहें तो उसे हम बाद में भी कर सकते हैं। जैसे घर का ही रिनोवेशन कराना हो, उसमें मरम्मत करानी हो या घर की रंगाई पुताई करानी हो, तो वो हम अगर हमारे पास बजट में है बचत तो हम उसे कर सकते हैं और चाहें तो उसे हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तीसरा व्यय है आकस्मिक व्यय, ऐसा व्यय जिसके लिए हमने प्लानिंग नहीं की परंतु वो आ जाता है। जैसे कि हमें एकाएक घर में कोई बहुत बीमार ही पड़ गया जिसके लिए हमें ज़्यादा चिकित्सा पर खर्च करना पड़ा हो, या कहीं हमें किसी समारोह में शादी विवाह में जाना पड़ा उसके लिए व्यय खर्च करना हो, या हमारे घर में ही कुछ लोग आ जाते हैं जिनके लिए हमने बजट में नहीं बनाया रहता और इसके लिए ही हमें बजट में व्यवस्था करके रखनी पड़ती है। तो इस तरह व्यय को भी हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं: निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय और आकस्मिक व्यय। अब हम आते हैं कि जितने भी व्यय हैं उनको हम कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं हमारे होने वाले परिवार में होने वाले खर्च को। ऐसे कौन कौन से घटक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। पहला पॉइंट है परिवार की कुल आय। यदि परिवार में आने वाली आय ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है खर्च भी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा आय और तो ज़्यादा व्यय होता है। दूसरा है परिवार के रहन सहन का स्तर। यदि परिवार का रहन सहन उच्च स्तर का है तो उस स्तर को बनाए रखने के लिए हमें उस पर ज़्यादा व्यय करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है परिवार का स्वरूप। हम सभी जानते हैं कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त एवं एकांकी। अगर हमारा परिवार संयुक्त है तो सबकी जिम्मेदारियां, सबके उत्तरदायित्व बटे रहते हैं, तो वहाँ पे बचत की संभावना ज़्यादा रहती है और व्यय की संभावना कम होती है। जबकि एकांकी परिवार में एक ही व्यक्ति के ऊपर सारा भार रहता है और वहाँ व्यय ज़्यादा होता है। तीसरा है परिवार में बच्चों की संख्या। अगर परिवार में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो होने वाला व्यय ज़्यादा होगा। उनकी शिक्षा पर, उनके भोजन पर, उनके केयर पर ज़्यादा खर्च किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो बताता है कि हम किस स्थान पे रह रहे हैं। हम शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं। शहर में भी हम किस स्थान में रह रहे हैं। यदि हम ऐसी जगह रह रहे हैं जैसे पॉश लोकेलिटी है तो वहाँ पे हमारा खर्च ज़्यादा होगा। इसके बाद है सामाजिक धार्मिक परंपराएं। ये विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत त्योहारों का ही देश है, तो हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं और धार्मिक परंपराएं ये भी हमें बताती हैं कि हमारे परिवार में किस प्रकार का खर्च किया जाएगा, और ये किसी किसी महीने में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद है परिवार का व्यवसाय। व्यवसाय जैसे हमने बताया कि वो वेतन के द्वारा भी हमें आय प्राप्त होती है और बिज़नेस के द्वारा भी आय प्राप्त होती है। पर यदि हम बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए भी हमें व्यय करना पड़ता है। तो जितना लाभ है वो सारा हम आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च नहीं कर पाते, उसमें से कुछ भाग हमें पुनः उस व्यवसाय में लगाना पड़ता है जो कि व्यय के अंतर्गत आता है। सबसे अंतिम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गृहिणी की कुशलता एवं दक्षता। यदि परिवार की गृहिणी कुशल है, दक्ष है, वो हर प्रकार का नियोजन, मूल्यांकन, प्रबंधन अच्छी प्रकार कर लेती है, तो निश्चित रूप से व्यय को कम किया जा सकता है। आशा करती हूँ आपने इसे भली प्रकार समझा होगा बच्चों। थैंक यू। खुश रहो।